यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक, लगातार कई बार से विधायक हैं, ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली से माननीय मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं और आप समाजवादी प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की राजनीति है कहीं ना कहीं मनोज पांडे जी के आसपास घूमती है और ब्राह्मण समुदाय के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। आज हम अपने चैनल पर इनसे तमाम सवाल जवाब करेंगे, वर्तमान के जो राजनीतिक हालात हैं प्रदेश के उस पर भी चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी का एक व्यापक स्वरूप है और इस पर हमारे देश में भी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, तमाम लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, तो सरकारों का इस पर जो प्रयास है, क्योंकि पहला सवाल इसलिए हम इसको रख रहे हैं क्योंकि पूरा विश्व परेशान है, तो सरकारों का, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो प्रयास है, इस पर आप क्या कहना चाहें? किस तरह का प्रयास है और इसका क्या लाभ लोगों को मिल पा रहा है? देखिए, जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है तो हम कह सकते हैं ये एक वैश्विक महामारी है। देश ही नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं आज बड़े देश इससे प्रभावित हैं जी। और हम कह सकते हैं कि इस महामारी से जहां पूरा विश्व परेशान है, वहीं भारत भी बहुत तेज़ी से इससे प्रभावित हुआ है। और अगर आज के हम आंकड़े देखें तो लगभग भारत में आज के समय 24 लाख लोग भारत में कोविड-19 से प्रभावित हैं और विश्व के अगर हम मापदंड और मानक से देखें तो तीसरे नंबर पर आज भारत है और लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। भारत में गरीबी है, भारत में अशिक्षा है, भारत में 68.9% लोग गांव में रहते हैं, जहां पर मकान की भी अभाव है, रास्ते का भी अभाव है, आर्थिक दिक्कतें हैं, जनरल स्वास्थ्य सेवाएं उनको नहीं मिल पाती, खाने की दिक्कत है, कपड़े पहनने की दिक्कत है। और उस समय जब भारत में कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी आए तो हम समझते हैं निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक आपने इस पर सवाल किया कि केंद्र और राज्य की सरकारों की, तो आज हम कह सकते हैं कि जब ये पूरा विश्व ही मान रहा है अभी कि कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं, कुछ काढ़ा और कई चीज़ों को आईसीआर ने इस पर रिकमेंड किया है अपनी, और लेकिन जो आज खुलासे हो रहे हैं, जो हालात देश के देखने को मिल रहे हैं या प्रदेश को देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाले हैं। जब आ रहा है कि जहाँ पर लोगों को कोविड-19 के लिए भर्ती किया गया वहाँ सांप निकल रहा है, कहीं उन हॉस्पिटलों में दिखाया जा रहा है कि छत टूटी है और मूसलाधार पानी उसमें गिरा और भर गया। कई हॉस्पिटलों में, रायबरेली के एक हॉस्पिटल में आई कि वहाँ के MBBS MD डॉक्टरों ने कहा कि खाने के नाम पर जो उनको पूड़ी दी गई थी वो 3 दिन पुरानी थी। यह भी शिकायतें आई कि मरीजों को जो कोविड-19 से पीड़ित हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और वो खेतों में गए। कई में तो ऐसी स्थितियां आई हैं जो बहुत दिल दहला देने वाली हैं, मानवता को तार-तार कर देने वाली हैं। तो हम कोई बहुत बड़े वादे हम कहें कि हम इसमें सरकार ने किए, उन्हें पूरे किए, तो ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है। और देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी से जहां लोग बुरी तरीके से इफेक्टिव हो रहे हैं, वहीं एक बड़ी चुनौती भी देश के सामने आ गई है और स्टेट के सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की पॉपुलेशन आज है। आज बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर जो बाहर से अपने व्यवसाय को छोड़ करके गांव में आ गए। एक तरफ कोविड-19 का भय, दूसरी तरफ बेरोजगारी उनके सामने खड़ी है। उनका परिवार, उनके बच्चे, आज जब वो बेरोजगार हो गए तो उनके सामने एक बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस संकट का कहीं राज्य सरकार और देश की सरकार ने शीघ्र ही निराकरण नहीं किया तो भुखमरी शुरू होगी, बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोग आत्महत्या करना शुरू करेंगे। तो एक बड़ी चुनौती भी बेरोजगारी और गरीबी भी देश के सामने आ रही, और खासकर तब जब GDP 0 से नीचे चली गई हो और ये उत्तर प्रदेश सरकार ही मान रही हो, देश की सरकार मान रही हो कि कई करोड़ लोग एक साथ इस कोविड-19 से बेरोजगार हुए हों, तो हम कह सकते हैं कि हम तो धन्यवाद देंगे समाज सेवी संस्थाओं को, उन तमाम लोगों को जो कोविड-19 में सरकार का मुंह न देख करके आगे आए हैं
और लोगों ने अपने निजी पैसे से लोगों की मदद किया है और समाजवादी पार्टी ने भी इसमें खुल करके गरीबों की मदद किया। मैं एक विधायक के रूप में मैंने स्वयं अपने क्षेत्र के अप्रवासी मजदूरों को, जो बाहर लुधियाना में, जालंधर में, सूरत में, गुजरात में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, उत्तरांचल में फंसे थे, उनको आने की व्यवस्था किया, उनके लिए किराया भेजा, उनके खाने पीने के लिए उनको धन भेजा और वहाँ की राज्य सरकारों से बात करके उनकी व्यवस्था किया। तो आम जनता ने भी खुल करके इसमें मदद किया है। लेकिन निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करनी चाहिए। रोज प्रायः ये खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में मनमानी वसूली हो रही है। हमने हाउस में भी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है और 20 तारीख को इस सवाल को पूछेंगे। कोई रेट नहीं निर्धारित है, कोई वेंटिलेटर का 50,000 मांग रहा है, कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 70,000 मांग रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे हैं, बेड मिल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चिंता करनी पड़ेगी कि मेडिकल व्यवस्था को कैसे और सुदृढ़ और व्यवस्थित करें। विधायक जी, वर्तमान में प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया है ब्राह्मणों की हत्या का, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय प्रदेश सरकार से काफी नाराज भी हैं। तो जो ब्राह्मणों की हत्या प्रदेश में लगातार जारी है और इसको लेकर के ब्राह्मण समुदाय में काफी उबाल है, रोष है, इसको लेकर के, क्योंकि आप एक प्रबुद्ध समाजवादी प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इसके नाते आप ब्राह्मणों की हत्या पर आपके क्या विचार हैं और आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ताबड़तोड़ घटनाएं घटी, उसने जरूर लोगों को चिंतित भी कर दिया और विचलित भी कर दिया। अगर हम सिलसिलेवार देखें तो झांसी में ब्राह्मण परिवार के ही 5 लोगों की एक साथ हत्या हो गई, एटा में एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या हो गई, हरदोई में 3 लोगों की हत्या हो गई, शाहजहांपुर में 2 लोगों की हत्या हो गई, रायबरेली में 5 लोगों की हत्या हो गई, प्रयागराज में देखें तो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। फिर अभी जो एक घटना घटी, एक 7 सिपाही पुलिस के लोग, जिसमें एक सीओ लेवल के भी अधिकारी थे, इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या कुछ अपराधियों के द्वारा विकास दुबे के नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई। उस पर विकास दुबे अपराधी थे। विकास दुबे ने जो घटना की, उससे प्रदेश के ब्राह्मणों का कतई कोई लेना देना नहीं, वो सबने उसकी निंदा किया। और हमने लगातार कहा है इसको कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, और मैं सहमत हूँ कि अपराधी को जात से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक नौजवान की, जिसने इंटर में 72% मार्क्स पाए हों, उसके ऊपर आरोप यह था कि विकास दुबे ने उसको सम्मानित किया था। आधार कार्ड में उसकी उम्र 16 साल है, पुलिस रिकॉर्ड में उसके ऊपर 151 के मुकदमे आज तक नहीं हैं। पुलिस ने उसके इनकाउंटर में मार गिराया। उस पर प्रदेश में सवाल उठे। एक खुशबू दुबे नाम की एक ब्राह्मण परिवार की कन्या, जिसका विवाह होकर इस परिवार में 3 दिन पहले आया था, 2 दिन पहले उसकी डोली आई थी, हाथ की मेहंदी उसकी छूटी नहीं थी। आपने उसको आपराधिक कृत्य में संलिप्तता और मदद करने के आरोप में आपने उस महिला को, जिसकी 2 दिन पहले शादी होकर के आई हो और वो ये न जानती हो कि किस घर में हम जा रहे हैं, उसको आपने जेल भेज देने का काम किया। और जेल भेजने के बाद राज्य सरकार ने ही माना और पुलिस के विवेचक ने माना कि हमसे गलती हो गई, और 169 की सीआरपीसी की आप रिपोर्ट देकर के न्यायालय में कहते भी हैं कि हमसे गलती हो गई और इसे छोड़ दिया जाए। तो वो महिला, जिसको आपने थाने में बैठाया, उस बेबस महिला को, जिसने अपने जीवन भी, वैवाहिक जीवन भी नहीं शुरू किया था, आपने उसको अपमानित किया, उसे जेल भेज दिया और बाद में आपने स्वीकार किया कि हमने गलती किया। एक 14 साल के अबोध बालक, जिसकी गलती केवल इतनी थी कि उसके परिवार में अपराधी थे, आपने उसको सर हाथ उठवा करके उसे आपने बैठा दिया। पूरे देश में जिन लोगों ने उस चित्र और फोटो को देखा है, लोग दुखी हुए, लोगों ने निंदा किया। तो सवाल इसका नहीं है अपराधी है, किसी जात का है, कार्रवाई हो, लेकिन अगर एक साथ इस तरह की घटनाएं आएंगी तो समाज में उंगली उठेगी, और ये उंगली उठी है उत्तर प्रदेश में। अब राज्य सरकार में जो लोग बैठे हैं, राजा हैं। राजा की कोई जात नहीं होती, राजा तो सबका होता है। डेमोक्रेसी में राजा नहीं होता, डेमोक्रेसी में तो चौकीदार नियुक्त होता है, जो जनता के जन समर्थन से नियुक्त होता है, और जनता को, और जनता जो उसकी प्रजा भी है, उसके सुख दुख को शामिल करता है, और उसमें डेमोक्रेसी को अपनाते हुए सबको सामान्य भाव से न्याय देने का काम करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसमें प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ कि क्या कारण है, एक जात के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा। जहाँ तक सवाल ब्राह्मण का है, ब्राह्मण ने इस देश को दिया है, देश की आज़ादी में ब्राह्मण ने बलिदान दिया है, देश को संस्कार देने का काम किया,
देश को शिक्षा देने का काम किया, देश को विद्युता देने का काम किया, अनेकता में एकता देने का काम ब्राह्मण ने किया। कहीं लोगों को जोड़ने का सवाल रहा तो उनमें अपना त्याग देने का काम किया ब्राह्मण ने। एक ऋषि और मुनि का भी जीवन जी करके इसी ब्राह्मण ने देश और सृष्टि की रक्षा के लिए संकल्प लेने का काम किया। तो ब्राह्मण ने कुछ लिया नहीं है, दिया है इस देश को। लेकिन अगर आप ब्राह्मण के नाम पर किसी को अपमानित करते हैं, वो कोई भी सरकार अपमानित करे, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ब्राह्मण आबादी से भी है, ब्राह्मण विद्युता से भी है, ज्ञान से भी है, संस्कार से भी है, संबंधों में भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आज ये ब्राह्मण के साथ हो रहा है तो ये पीड़ा का विषय है। पीड़ा होगी तो निश्चित रूप से उसमें लोग आवाज उठाएंगे और हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। विधायक जी, चूंकि आप समाजवादी प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपके कार्यकर्ता काफी भारी संख्या में हैं, अभी जल्दी ही आपने एक घोषणा की कि हम सभी जनपदों में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे। हालांकि इसमें बसपा प्रमुख ने देरी नहीं की, मायावती जी भी इस मैदान में कूदी और उन्होंने भी ये घोषणा की कि हम परशुराम जी की प्रतिमा लगाएंगे। तो ये जो चल रहा है परशुराम जी की प्रतिमा लगाने का या ब्राह्मणों को अपने पाले में लेने का, क्या यह मान लिया जाए कि अगली जो सरकार होगी या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी चाबी ब्राह्मणों के हाथ में है? देखिए, देश में ब्राह्मण ने सदैव मार्ग देने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको तो सभी राजनीतिक दल मानते हैं, अपने त्याग के कारण, अपनी उदारता के कारण। जहाँ तक समाजवादी प्रबुद्ध सभा की ओर से जब अगर हमने ये घोषणा की, भगवान शिव के 6वें अवतार महर्षि और भगवान परशुराम जी, उनकी मूर्ति उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सभा सारे 75 जनपदों में लगाएगी। हम समझते हैं कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हम सब लोगों ने कोई ब्राह्मण होने के नाते नहीं परशुराम जी की, हम लोग राजनीतिक जीवन में विभिन्न समाज के देवी देवताओं के और महापुरुषों की मूर्तियां लगाई हैं। अगर आज इस उत्तर प्रदेश का 16% ब्राह्मण, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर आज उसने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने पे प्रबुद्ध सभा के तत्वाधान में हम भगवान परशुराम जी की भी मूर्ति लगवाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के नायक और हम कह लें कि 1857 की गदर के हीरो मंगल पांडे जी, जिन्होंने सबसे पहले इस संघर्ष को शुरू किया, उनकी भी मूर्ति लगाने की हमने बात किया। और यही नहीं, हमने तो ये भी कहा है कि गाँव में गरीबी है, हर समुदाय में गरीबी है, लेकिन ब्राह्मणों में भी बहुत गरीबी है। तो हमने तो ये भी कहा कि जो ब्राह्मण हमारी कन्याएं हैं, ऐसे परिवार हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे जहां किसी गरीबी के कारण, धन अभाव के कारण उनके हाथ परिवार नहीं पीला कर पा रहा। उस परिवार के साथ एक बेटे बनकर, एक भाई बनकर के, एक परिवार का बनकर के, एक साथी बनकर के हम लोग खड़े होंगे और प्रबुद्ध सभा की ओर से उस परिवार को आर्थिक मदद भी हम लोग करेंगे। ये हम सबका निर्णय है, तो इसमें सबको स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक बहन मायावती जी का सवाल है या किसी राजनीतिक दल का सवाल है, वो मूर्ति लगाए, हम स्वागत करते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का निर्णय हो चुका था 28 तारीख को, और हमने कहा कि हम इसमें कोई सरकारी भूमि नहीं लेंगे, हम सरकारी पैसा नहीं लेंगे। प्रबुद्ध सभा अपने लोगों से सहयोग लेकर के, समर्थन लेकर के करेगी। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, तो हम आपको इतिहास के पन्नों को ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने 1993 में भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया। समाजवादी पार्टी के ही नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जिन्होंने सरकार न रहते हुए भी मंगल पांडे की मूर्ति बलिया में स्थापित करने का काम किया। हमारे नेता और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए ब्राह्मण संस्कृत शिक्षकों को उनके विद्यालयों का अनुदानित करने का काम किया। हमारे नेता ही अखिलेश यादव थे, जिन्होंने बीएचयू में देश भर के संस्कृत के ब्राह्मण विद्वानों को सम्मानित करने का काम किया। हमारे नेता अखिलेश यादव थे, जिन्होंने मानसरोवर यात्रा शुरू करने का काम किया। हमारी ही सरकार में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने श्रवण यात्रा शुरू करने का काम किया। अगर आप ये भी देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण परिवार की बेटियां आगे बढ़ के रहती हैं, बेटे और बेटियां, तो अगर आप लैपटॉप में भी देखेंगे तो हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के बेटियों को पढ़ने का अवसर दिया और उनको कंप्यूटर एजुकेशन से जोड़ने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी ने कोई नया काम नहीं किया, हम कालांतर से करते चले आए। 1993 की, 2004 की, 2012 की
सरकारों में आप देखें तो मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा भागीदारी समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को देने का काम किया। तो हम कोई ये काम नहीं करने जा रहे हैं कि कोई एक नया काम हम करने जा रहे हैं। नेताजी तो सदैव कहा करते थे, हमें याद है 1996 में 17 जनवरी 1996 में रायबरेली में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन करने का अवसर में मिला था, जिसमें लगभग 3 लाख की संख्या में ब्राह्मण थे। माननीय नेताजी एक रक्षा मंत्री के रूप में और माननीय जनेश्वर जी पेट्रोलियम मंत्री के रूप में गए थे, और वहां नेताजी ने कहा था और उन्होंने खुल के कहा था कि ब्राह्मण ही वो समाज है जिसने किसी से कुछ लिया नहीं है, सदैव देने का काम किया है। ब्राह्मण ही वो जाति है, किसी जात में मृत्यु हो जाए, किसी जात में मुंडन हो, छेदन हो, विवाह हो, किसी वर्ग जात में ब्राह्मण सामान्य रूप से उनके कार्यों में सहभागिता करता है, आशीर्वाद देता है, उनके कर्मकांड को कराता है। ब्राह्मण कभी जातवादी नहीं रहा। ब्राह्मण का इतिहास रहा सभी जात वर्ग और धर्म के लोगों को लेकर के चलने का काम कल भी करता रहा, आज भी हम करते रहे। हमने सभी समाज के लोगों के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने उदाहरण दिया, मैं रायबरेली का विधायक हूँ, ऊंचाहार में हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में माहेपासी जी के किले को सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। मैंने अपने ही जिले में रायबरेली के नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए झलकारी बाई जी की मूर्ति की स्थापना कराई। मैंने अपने ही रायबरेली के कार्यकाल में मैंने रायबरेली के सबसे इंपॉर्टेंट चौराहा बस स्टेशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने का काम किया। मेरा तात्पर्य है कि हम सभी समाज के लोगों के महापुरुषों का सम्मान करने के साथ साथ भगवान परशुराम जी हम सबके आराध्य हैं, हम सबकी सोच है, हम उनके रास्ते पर चलते हैं, और उनकी अगर मूर्ति हम लगा रहे हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, और किसी को रोके हम रुकेंगे भी नहीं, ये भी तय है। विधायक जी, किसी अपराधी का समर्थन पी न्यूज भी नहीं करता है, लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर के बाद तमाम ऐसे लोग वक्तव्य दे रहे हैं, कह रहे हैं, आपस में फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट पड़े हैं कि सरकार ने विकास दुबे का एनकाउंटर करा के तमाम खाकीधारियों और खादीधारियों को बचा लिया। इससे आप कितना सहमत हैं? प्रदेश ये उम्मीद कर रहा था जी कि विकास दुबे पकड़े जाएंगे। घटना कैसे घटी? घटना नृशंस थी। डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी मारे गए, इंस्पेक्टर मारे गए, सब इंस्पेक्टर मारे गए, कांस्टेबल मारे गए। घटना की सूचना किसने दिया कि पुलिस वहां जा रही है? किसने उन्हें सचेत किया? असलहे कैसे उनको मिले? और वो कौन लोग थे जिन्होंने संतोष तिवारी की हत्या हुई थी, जो राज्य मंत्री का जिन्हें दर्जा था भारतीय जनता पार्टी के, वो दर्जा प्राप्त मंत्री थे, थाने के अंदर उनकी हत्या हुई थी और उसमें विकास दुबे नेम्ड हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की सरकार में वो पकड़े नहीं गए, गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, और फिर वो न्यायालय में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो ये सवाल जरूर प्रदेश की जनता जानना चाहती थी कि कौन लोग थे जो ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दे रहे थे, जो एक के बाद एक हत्याएं किया उन्होंने। और भाजपा की सरकार में उन्होंने भाजपा की राज्य मंत्री की हत्या किया था। भाजपा में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एसटीएफ कहाँ थी? एसओजी कहाँ थी? क्राइम ब्रांच कहाँ थी? इतनी बड़ी पुलिस की फौज कहाँ थी जिसने 2.5 साल तक उनको गिरफ्तार नहीं किया और वो न्यायालय में आत्मसमर्पण करने में सफल हो गए? ये तमाम सवाल हैं जो उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता इसमें जानना चाहती थी, जरूर इस पर संदेह उठे, और लोग जानना भी चाहते थे कि घटना के पीछे कौन कौन खादी और खाकी था। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा उपयुक्त प्रश्न आपने किया। वो अनसुलझे प्रश्न उनकी मृत्यु के साथ अनसुलझे ही रह गए, मुझे ऐसा लगता है। विधायक जी, जो पिछली समाजवादी सरकार थी आपको, उसको भाजपा कहती है कि ये जंगल राज है। पहले कहती थी कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार जंगल राज है और अपने को राम राज बताते हैं। तो आपके हिसाब से वर्तमान की जो सरकार है ये वास्तविक में राम राज है, या जो आपको उपाधि देते थे, उपमा देते थे, अब उन कार्यों पर वो कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हमें कहते हैं, अगर हम उनको मान लें तो हम रावण राज थे, इसलिए जनता ने हमें नापसंद किया और हमें गद्दी से हटा दिया। लेकिन उनके बैनर और पोस्टर लगे, ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस बैनर और पोस्टरों पर उनको 324 का प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन आज क्या कारण है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टेट क्राइम ब्यूरो और सेंट्रल क्राइम ब्यूरो और भारत सरकार की द्वारा लोकसभा में अपराध पर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बाल अपराध में नंबर 1, यौन अपराध में नंबर 1, छिनौती, लूट, हत्या में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, आगजनी दंगे में उत्तर प्रदेश नंबर 1,
तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार उन्हीं के है, वो डिपार्टमेंट उन्हीं का है। ये आंकड़े कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि थाने में हत्या हो जा रही है। ये आंकड़े कह रहे हैं कि न्याय मांगने गई महिला, उसके साथ सिपाहियों ने किया बलात्कार। ये आंकड़े कह रहे हैं कि सामूहिक लोगों की गला रेत कर हत्या हो जा रही है। तो ये आंकड़े, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, एक बुलंदशहर में कितनी दुखद घटना हुई कि एक बेटी जो गुर्जर समाज की थी, संभवतः फॉरेन में पढ़ रही थी, लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण आई थी, किस तरीके से मंचलों ने रेप करके उसकी हत्या कर दी है। किसी दिन सुबह के समाचार पत्र को उठाकर देखिए, आंखें द्रवित हो जाती हैं। इतनी घटनाएं और इतना अपराध तो कभी 50-60 साल में बड़ा नहीं था। तो हमने भाजपा के हिसाब से, मैं रावण था, हम लोगों ने रावण राज किया, तो भाई ठीक है, हमने रावण राज किया, जनता ने हमें हटा दिया। आप तो राम राज्य के लिए आए थे, आज आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार में क्या हो रहा है, ये सवाल तो आपसे है। आज ये लायबिलिटी हम पर फिक्स नहीं होती, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये दायित्व और जवाबदेही उनकी है। तो उत्तर प्रदेश में आज अपराध के सब मामलों में ये क्यों नंबर 1 पे है? अखिलेश जी की सरकार थी तो कहा जाता था थाने और तहसील पर कौन लोग बैठे हैं। आज हम सवाल करते हैं कि थाने और तहसील पर कौन लोग बैठे हैं, इसका क्या जवाब देगी सरकार? जी। तो जैसा कि विधायक जी ने बताया कि किस तरह से राम राज, रावण राज या जंगल राज कह लें, उसकी विवेचना की आपने। विधायक जी, आवारा पशुओं की समस्या प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और आज सरकार के गले की हड्डी भी बनी हुई है ये समस्या, जो किसान परेशान हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में आवारा पशुओं का क्या हाल है, उन पर किसानों का कैसा रुख है, क्या माहौल है? देखिए, एक विधायक के रूप में मैं इस जनता से रोज रूबरू होता हूँ, जनता की समस्या से रोज रूबरू होता हूँ और इससे दुखी भी बहुत हूँ। इस समय गांव में किसानों के यहाँ रोस्टर बनता है। पहले रोस्टर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बनता था, अब खेत को ताकने के लिए, उसकी चौकीदारी के लिए रोस्टर बनता है। और उसमें बनता है कि माता जी कितने बजे देखेंगी, बहू जी कितने बजे खेत को देखेंगे, बेटा जी कितने बजे देखेंगे, पिताजी कितनी बार देखेंगे। और रोस्टर बनता है और 24 घंटे वो किसान अपने उस उपज का और उत्पादन को बचाने में लगा रहता है, संघर्ष करता रहता है। उसके बाद भी आज उसका उत्पादन इन छुट्टा जानवरों से नहीं बच रहा। छुट्टा जानवरों की इस बाढ़ से आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे एक्सीडेंट में भी बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। छुट्टा जानवरों से एक्सीडेंट, मोटरसाइकिलें, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। और हम कहेंगे कि खेती पर, एग्रीकल्चर पर एक भारी नुकसान हो रहा है। और आज निरीह किसान, चाहे सर्दी की कपकपाती सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, आज उसका पूरा समय अपने खेत की चौकीदारी पर बीत रहा है। देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सब चौकीदार बन जाए, तो किसान को तो उन्होंने पूरे परिवार को चौकीदार बना दिया, उसके बाद भी खेती नहीं बच रही है। विधायक जी, आप लगातार विधायक रहे हैं, अपने क्षेत्र से पालिका अध्यक्ष भी रहे, छात्र राजनीति से ही आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे आप सरकार में, पूर्व सरकार में। तो अभी तक आपके द्वारा आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के महत्वपूर्ण कार्य किए गए? देखिए, हमारी विधानसभा एक बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा में थी डेवलपमेंट में जी। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी ऊंचाहार की जनता का कि उस जनता ने हमारे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को मौका दिया विधायक के रूप में काम करने का। मैंने प्रयास किया 2012 और 17 की सरकार में, और हमें खुशी भी है, ये बताते हुए हमें खुशी होती है कि हमने ऊंचाहार में जहां केवल 22% सड़कों का निर्माण था, आज हमारे सड़कों के निर्माण में हमारी विधानसभा 74% से ऊपर है। हमारे विधानसभा में एक हॉस्पिटल था पिछले आज़ादी से लेकर अभी तक, एक PSC हुआ करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कि हमने अपने प्रयास से अपनी विधानसभा में 4 नए स्वास्थ्य केंद्र, उच्च स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कराई। बच्चे टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े तो वहाँ ITI भी देने का काम किया। हमारी विधानसभा सीधे विधानसभा जनपद फतेहपुर से जुड़ती थी, लेकिन बीच में गंगा जी पड़ती हैं। हमें खुशी है कि गंगा पर पहले प्लाटून पुल और वहाँ पर अब पक्के पुल को भी स्वीकृत कराने का मौका हमें मिला। हमें खुशी है कि अपने कार्यकाल में, हमने दोनों कार्यकाल में, जहां केवल हमारे यहाँ 27% पक्के मकान हुआ करते थे और हर गर्मियों में आग लगती थी, आज हमारे यहाँ करीब 92% लोग पक्के मकान में रहने लगे। लोहिया आवास के माध्यम से उनको सेंचुरेट करने का काम किया।
और हमने प्रयास किया कि जो हमारे यहाँ जो एक बड़ी चुनौती है, अभी भी चुनौती है वो, कि बड़ी संख्या में आज नौजवान पढ़ा लिखा, कोई ग्रेजुएशन करके, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके, कोई टेक्निकल डिग्री लेकर के आज सड़कों पर है। बड़ी संख्या में हमने प्रयास किया कि इनको कहीं ना कहीं रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया जाए। कुछ को जोड़ सके हैं, कुछ के लिए प्रयासरत हैं और प्रयास किया। लेकिन उससे भी बड़ा मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं अपने जनता के बीच में रहता हूँ। सप्ताह के 3 दिन कोई भी परिस्थितियाँ हों, गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, तूफान हो, आंधी हो, कोरोना हो, मैं अपने परिवार में ऊंचा हार के रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, गांव में रहता हूं और गरीबों के बीच में रहता हूं। विधायक जी, 2022 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी? ऐसे क्या मुद्दे होंगे जो चुनावी जंग जीतने के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास देश का सबसे युवा, मजबूत और विकासशील नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव के चेहरे के रूप में है, जिनको पूरे प्रदेश ने ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने उनके डेवलपमेंट के मैप को अपनाया है। और पूरा देश ये मानता है कि अखिलेश यादव ने चाहे डायल 100 का सवाल रहा हो, चाहे 108 एम्बुलेंस का सवाल रहा हो, चाहे 102 का सवाल रहा हो, चाहे समाजवादी पेंशन नहीं हो, चाहे लोहिया आवास योजना रही हो, चाहे जनेश्वर में समग्र गांव रहा हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस जैसी सड़कें रही हों, चाहे आईटी का सवाल रहा हो, जो अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीब, कमजोर, मध्यम श्रेणी और सभी तबके, वर्ग, जाति, धर्म के लोगों के लिए काम किया है। आज वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है, उस विकास को फिर आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव की आवश्यकता है। तो हम उनके विकास कार्यों को, उनका एक साफ सुथरा चरित्र और साफ सुथरा चेहरा, इन सब के सहारे और अपने मजबूत संघर्षशील कार्यकर्ताओं के बल पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर आने का काम करेगी। विधायक जी, चलते चलते हमारे पी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और अपने जो भी आपके फॉलोअर हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आपके पूरे देश के मतदाता हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे कि आज जब पत्रकारिता और मीडिया देश के लिए सही दिखाने का सबसे बड़ा साधन है, उन परिस्थितियों में आज पी न्यूज़ आज सच्ची घटनाएं, वास्तविकता, लोकतंत्र को बचाने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो काम कर रही है वो सराहनीय है। मैं पी न्यूज़ के पूरे मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद दूंगा, उनसे जुड़े हुए सभी साथियों, सहयोगियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आवश्यकता है, आप लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सबसे मजबूत स्तंभ हैं। आज आप अपने कर्तव्यों और दायित्वों का सही निर्वाह करने हैं। मैं तो ईश्वर से ये कामना करूंगा कि आप लोगों में और आपके पूरे मैनेजमेंट को और शक्ति दे कि इसी तरीके से निष्पक्ष भाव से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने में सार्थक और सहायक सिद्ध हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मैं सभी पी न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी आभार प्रकट करूंगा कि कम से कम उनके माध्यम से आज स्वतंत्र, मजबूत और न्यायप्रिय चैनल लगातार जनता के बीच में विख्यात हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अभी आप सुन रहे थे ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय श्री मनोज पांडे जी को। समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और आज समाजवादी प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, समाज में लोगों को एकता के लिए जोड़ा जा रहा है, विकास कार्यों के लिए नई नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन घटनाओं के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह।